नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं राष्ट्रीय स्वराज परिषद के फेसबुक पेज पर। मिशन आर्टिकल 44 एक राष्ट्र एक सिविल कानून के तहत मित्रों, जिस विषय पे हम आज बात करना चाहेंगे, हम चाहते हैं कुछ लोग और जुड़ जाएं, फिर हम उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। समय 6 बजे का दिया गया था। तो अपना विषय आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसे हमारे देश में कैसे लागू किया जा सकता है और इसके लागू होने में क्या कठिनाइयां हैं, क्या भ्रांतियां हैं, क्या वैधानिक प्रावधान क्या हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। शुभम तिवारी जी आ गए हैं, धन्यवाद। तो मित्रों, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका रिलीजन क्या है। आप हिंदू हैं, अरविंद पांडे जी भी आ गए हैं। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिखिस्ट हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, या जो भी हैं, सभी के लिए एक कानून, समान कानून होना है। समान नागरिक संहिता, सभी के लिए समान सिविल संहिता, यानी जेंडर के आधार पे, रिलीजन के आधार पे किसी के साथ, किसी नागरिकों के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसी का प्रयास है समान नागरिक संहिता। मित्रों, इंसिडेंटली हमारे संविधान में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में प्रावधान हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को जो प्रयत्न करने चाहिए थे वो अभी तक नहीं किए गए। आदित्य शुक्ला जी, थैंक यू। तो मित्रों, क्या अब समय आ गया है कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में जो आर्टिकल 44 दिया गया है, क्या मैंडेट दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट को इसे करना चाहिए, इसे लागू करना चाहिए, इसे इम्प्लीट करना चाहिए, तो आई थिंक ये एक महत्वपूर्ण विषय है और ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि देश में जो रिलीजन्स के आधार पे, जेंडर के आधार पे तमाम सारी असमानताएं हैं वो दूर की जाएं और देश को एक समान नागरिक संहिता दिया जाए। दोस्तों, अगर हम विभिन्न सरकारों की बात करें तो एनडीए से पहले की जो सरकारें थी, जब पार्लियामेंट में हमारे एमपीज उनसे प्रश्न पूछते थे तो उनका जवाब होता था कि सरकार के पास इस तरह का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। आज जब ये वही प्रश्न एनडीए सरकार में हमारे एमपीज पूछते हैं तो उनका कहना है, बहुत सकारात्मक उत्तर आता है। उनका कहना है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो विभिन्न प्रकार से जब हम कानूनों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तमाम सारे कानून हैं जो समान हैं। जैसे भारतीय अपराध संहिता है, भारतीय दंड संहिता है, सभी समान हैं। कुछ कानून ऐसे हैं जो जेंडर के आधार पे, रिलीजन के आधार पे अलग अलग हैं। तो बेसिकली जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं
तो लॉ रिलेटिंग टू मैरिज, लॉ रिलेटिंग टू डिवोर्स, लॉ रिलेटिंग टू एडॉप्शन, लॉ रिलेटिंग टू सक्सेशन, लॉ रिलेटिंग टू हेरिटेज। जनरली जो पर्सनल लॉज हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। इसका कोडिफिकेशन सो फार एज हिंदू लॉ इज कंसर्न, इसका कोडिफिकेशन 1956 में हुआ था। हालांकि तब भी हाउस डिवाइड था और शायद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उस समय इस्तीफा दे दिया था इसी बात को लेकर। बाद में वो राज्यसभा से चुन के आए। तो मित्रों, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। और यदि ये हमारे देश के सेकुलर स्ट्रक्चर को बिना प्रभावित किए सभी सिटीजन को समान अधिकार देता है, देने की बात करता है, देता है, और मेल और फीमेल के इनहेरेंट राइट को समान बनाता है, तो अब काफ़ी समय हो गया है, अब इसे लागू होना चाहिए। 70 साल हो गए हैं और इसके बारे में हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को जो करना है हम लोग करेंगे, हम लोग कर भी रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये आज की तारीख में हमारे पास एक अच्छी बात है कि जो वर्तमान में केंद्रीय सरकार है वो बहुमत की सरकार है और हम देश के एक नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य हमारा बनता है कि हम सरकार से आग्रह करें, अपनी संस्था की तरफ से भी, आप सबकी तरफ से, देश की तरफ से आग्रह करते हैं कि वो सारे सेक्शन को विश्वास में लेकर और समान नागरिक संहिता देश को दें, समान नागरिक संहिता लागू करें। मित्रों, अगर हम चर्चा करें, आगे बढ़ाएं और ध्यान दें कि इसको संवैधानिक और कानूनी तौर पर क्या ये पूरी शर्त पूरी करता है, तो मित्रों जो मूल अधिकार हैं हमारे दिए गए हैं 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और अनुच्छेद 14, 15, 21 समानता और जीवन जीने का अधिकार की बात करते हैं। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमारे फंडामेंटल राइट को सुपरसीड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। जैसे अगर हमारे आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन होता है, जैसे हमारी कोई ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जो काफ़ी दिनों से चली आ रही हैं, अगर उसका वायलेशन होता है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट को सुपरसीड करती है। ऐसा हुआ है, जैसे गोवध के पर कानून बनाया है राज्यों ने, और भी कानून रहे हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट बने हैं। तो दूसरा है कि संसद कर सकती है, संसद को ये अधिकार है कि आर्टिकल 245 में ये अधिकार प्राप्त है कि वो पूरे देश के लिए एक विधि बनाए। उद्देश्य बड़ा साफ है, इस पर भेदभाव मिटाना है, कमज़ोर वर्गों का उत्पीड़न ना हो, सभी नागरिकों में के अधिकारों में समानता लानी है, सामंजस्य लाना है, समाज में समरसता लानी है। और आर्टिकल 44 का यही उद्देश्य है, इसीलिए इसे रखा गया था और इसीलिए इसको कहा गया था कि भविष्य में सरकारें जो आएंगी और इसको ध्यान में रख के देश को एक समान नागरिक संहिता देंगी जो सभी के लिए समान होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी बार बार सरकारों को चेताता रहता है, जैसे अभी शाहबानो प्रकरण में, सरला मुदगल के केस में, अभी हाल ही में 2018 या 19 में गोवा के एक मैटर में संपत्ति का विवाद था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप आर्टिकल 44 के बारे में क्या कर रहे हैं, आप लोग लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, ये लागू होना चाहिए
और ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता है, जो कि यह नॉन जस्टिसेबल है। ये पार्लियामेंट ही कर सकती है, और पार्लियामेंट भी कानून कब बनाती है? जब जनता का दबाव होता है, जनता का प्रेशर होता है, तब हमारे एमपीज़ बिल लाते हैं और देश को कानून मिलता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे आएं और इसके संबंध में एक प्रेशर बनाएं, सरकार पर एक प्रेशर, कि उसके तहत सरकार आगे बढ़े और देश को एक समान नागरिक संहिता मिले। मित्रों, आप लोगों के मन में एक भ्रांतियां होंगी, आप लोग सुनते रहते हैं, इसलिए मैंने कहा आप लोगों के भी मन में होंगी। हालांकि कई भ्रांतियां हैं कि समान नागरिक संहिता देश में कैसे लागू होगा, कहीं शरीयत है तो कहीं किसी के अपने पर्सनल कानून हैं, पर्सनल लॉज हैं। मित्रों, मैं 3 भ्रांतियों को लेना चाहूँगा। सबसे पहली भ्रांति तो मैं लेना चाहूँगा कि जो हमारे विद्युतगण, विद्वान भाई, हमारे अधिवक्ता वर्गों द्वारा कहा जाता है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, कोर्ट से आप इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। यहाँ तक तो सही है, परंतु जिसके आधार पर यह बात कही जाती है वह है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है, उसके 3 बिंदु हैं आर्टिकल 37 में। पहला बिंदु कहता है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, ये राइट स्टेट को मिला हुआ है, आपको नहीं मिला है, इसलिए आप इसको कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। सही है। लेकिन दूसरा और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है 37 का। दूसरा कहता है देश को चलाने में इसकी अहम भूमिका है, नीति निर्देशक तत्व की अहम भूमिका है। और तीसरा कहता है कि यह ऑब्लिगेशन है स्टेट पर कि जब भी वह कोई विधि बनाए तो इसे लागू किया जाए। तो मित्रों, आर्टिकल 37 इज ए की ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो भ्रांतियां फैलाते हैं वो शायद इन 2 बिंदुओं को इग्नोर करते हैं, या जानबूझ के करते हैं या अनजाने में करते हैं, लेकिन जैसे भी करते हैं इन 2 बिंदुओं को इग्नोर करते हैं। दूसरी भ्रांति आती है धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। मित्रों, हमें समझना होगा धर्म का दायरा क्या है। एक इंसान जो ईश्वर से संबंध बनाता है, इंसान का ईश्वर से जो संबंध होता है, जो उसका स्फीयर होता है, दायरा होता है, जहाँ धर्म ऑपरेट करता है, वहाँ स्टेट का कानून नहीं लगता, स्टेट नहीं काम करती है। कानून कहाँ काम करता है? कानून काम करता है जहाँ व्यक्तियों का व्यक्तियों से संबंध है, सिटीजन का सिटीजन से संबंध है, पति का पत्नी से संबंध है, उसके जो रिश्ते हैं, उसकी जो राइट्स हैं, उसकी जो ऑब्लिगेशन है, कस्टडी कैसे होगी, विरासत कैसे होगा, डिवोर्स कैसे होगा, उसके कॉन्सिक्वेंस में हमको क्या राइट है, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ये धर्म का विषय नहीं है, ये कानून का विषय है। और यहाँ पर कानून काम करता है, धर्म काम नहीं करता है। तीसरी भ्रांति है, लोग कहते हैं कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो क्या हमें हिंदुओं की तरह शादी में 7 फेरे लगाने पड़ेंगे, हमारे भी सप्तपदी से विवाह होंगे। मित्रों, ऐसी भ्रांतियां फैलाने वाले या तो जानते नहीं हैं और या तो जानबूझकर अनजान होकर ये भ्रांति फैलाते हैं। इस भ्रम को, इसमें दो अवस्थाएं हैं। एक है
कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके धार्मिक समारोह होते हैं, रिलीजियस सेरेमनी। और तो जो रिलीजियस सेरेमनी होते हैं वो अपने तरीके से वो करेगा, अपने धर्म के अनुसार वो करेगा। चाहे मुस्लिम का होगा तो मुस्लिम के अनुसार करेगा, हिंदू होगा तो हिंदू के अनुसार करेगा, क्रिश्चियन होगा क्रिश्चियन के अनुसार करेगा। वो सुन्नत कराएगा, वो उपनयन संस्कार कराएगा, वो मुंडन संस्कार कराएगा, वो धर्म का विषय है, वो धर्म के अनुसार चलेगा। वहाँ स्टेट काम नहीं करेगी, वहाँ कानून काम नहीं करेगा। लेकिन शादी कैसे होनी है? शादी भी आप मुस्लिम हैं तो निकाह करेंगे, हिंदू हैं तो सप्तपदी के माध्यम से होंगे, क्रिश्चियन हैं तो वो अपने तरीके से चर्च में जाकर जैसे शादी करते हैं ऐसे शादी होगी। लेकिन शादी हो जाने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट होगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद पति पत्नी के बीच में जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशन होगा वो समान होगा। वो धर्म के आधार पे नहीं होगा, वो सबके लिए समान होगा। प्रॉपर्टी में जो इनहेरेंट राइट होगा वो समान होगा, धर्म के आधार पे नहीं होगा। यहाँ इस धर्म काम नहीं करेगा, यहाँ कानून काम करेगा जो सबके लिए बराबर होगा, सारे समाज के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो या ईसाई से हो। यहाँ ये नहीं होगा कि एक हिंदू महिला को इसलिए प्रॉपर्टी में कम राइट मिल रहा है क्योंकि वो हिंदू है, और एक मुस्लिम महिला को इसलिए प्रॉपर्टी में राइट ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है। ये विसंगतियाँ समाप्त होंगी, ये भेदभाव दूर हो जाएंगे शादी के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद। यहाँ कानून काम करेगा, सबके लिए बराबर काम करेगा। इसी पे मुझे एक विषय याद आ रहा है कि एनडीए सरकार चूँकि इस विषय में सकारात्मक रही है, समान नागरिक संहिता के विषय में, एनडीए सरकार ने लॉ कमीशन अपॉइंट किया था। और एनडीए सरकार ने लॉ कमीशन से अपेक्षा की थी कि वो समान नागरिक संहिता के विषय में अपने विचार देंगे। हालांकि अभी लॉ कमीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और वो जल्दी ही नया कॉन्स्टिट्यूट होगा, लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूट होगा तो इस विषय में बात करेंगे वो आगे। लेकिन उन्होंने कंसल्टेशन पेपर दिया था। कंसल्टेशन पेपर में उन्होंने एक इस बात को जस्टिफाई करने का प्रयास किया, जस्टिफाई ही किया, और उन्होंने लिखा कि अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों पे अलग अलग कानून हैं। तो मित्रों, ये मेरा मानना है कि ये आदर्श स्थित नहीं है। जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर अगर हम राइट को कम ज़्यादा देते हैं तो ये एक आदर्श स्थित नहीं है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी हो, वहाँ पर रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो। लॉ कमीशन ने कहा कि ये डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों पे अलग अलग कानून बनाए, डाइवर्सिटी है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है और उसमें रिलीजन के आधार पे, जेंडर के आधार पे ये भेदभाव हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको प्रोटेक्ट करे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी सबको दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता है। तो मित्रों, समान नागरिक संहिता हमारे देश में इस समय जिस तरह परिस्थितियां हैं, जिस तरह कानून में कोर्ट को निर्णय लेने में कन्फ्यूजन होते हैं, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं, तमाम सारी समस्याएं आती हैं समान नागरिक संहिता के अभाव में। तो जब एक समान कानून होगा, एक समान सिविल संहिता होगी, तो कोर्ट का समय भी बचेगा और ये भेदभाव भी दूर होगा कि एक मुस्लिम महिला
को इस आधार पर ज़्यादा या कम राइट नहीं होंगे कि वो मुस्लिम है, या एक पुरुष को इस आधार पर कम और ज़्यादा राइट नहीं होंगे क्योंकि वो पुरुष है, वो इस धर्म से बिलोंग करता है। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग समान नागरिक संहिता के लिए आगे आएं। और ये बात मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि पार्लियामेंट स्वतः कानून बहुत कम बनाती है, बहुत कम बनाती है। उसके लिए सोशल प्रेशर की ज़रूरत है। हम लोग आगे आएं, और हमें अगर लगता है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, हमारे नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए, किसी को भी धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो हम खुले मन से आएं और सरकार पर प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं कि वो देश को समान नागरिक संहिता दें। मित्रों, आप लोग आए और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और भाई रितेश जी भी आए हैं, और ये कुछ लोगों ने कमेंट किया, आज देश के सामने बहुत आवश्यकता है समान नागरिक संहिता। धन्यवाद। जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बिल्कुल ये भी होना चाहिए, हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक आग्रह ये भी है कि आप लोग इन सारे विषयों को आपने सुना, समान नागरिक संहिता के बारे में सुना, उनकी भ्रांतियों के बारे में सुना, उनकी विधायी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां, उन सब बारों में सुना। तो थोड़ा अपना जो भी कमेंट होगा, आपको लगता है कि ये देश में लागू होना चाहिए तो, या इसमें और भी क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, उनके विषय में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको आज ये मेरा लाइव डिबेट अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।